अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जहां से डेरे से शाम के वापस लौटा था, खाने के बाद उसको गजाला बेगम ने अपने हाथों से बनी हुई खीर सर्व की तो उसने बहुत ही खुशी से वो खीर खाई। गजाला बेगम ने वो खीर कस्बा को दी, जबकि बेला एक तरफ बैठी उनके ये चौंचले देख रही थी और आने वाले वक्त के लिए उन पर तंजिया मुस्कुरा रही थी। उसकी तंजिया मुस्कुराहट कस्बा देख चुकी थी। चौधराइन अपने कमरे की होकर रह गई थी। इन दोनों उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो खाना भी अपने कमरे में ही मंगवाती थी। सबके साथ बैठना उन्होंने फिलहाल छोड़ दिया था। वो कस्बा से इतनी नफरत नहीं करती थी जितनी बुरी उनको बेला लगती थी। उन्हें बेला का वजूद भी अपने सामने मंजूर ना था, इसी वजह से उन्होंने बाहर आना ही छोड़ दिया था। और ये बात तकरीबन हवेली का हर फर्द ही जानता था सिवाय कस्बा के, क्योंकि उनके बीच क्या मसले मसाइल थे वो इन सब से नापैद थे। खाने के बाद कस्बा जहाँ से अपने रूम में आ गए, जहाँ से अब जानता था कस्बा उससे नाराज है। जिस तरह रात को उस पर गुस्सा किया और सुबह भी बात किए बिना चला गया। उसके बाद अब इन दोनों का आमना सामना हुआ था, फिर भी जहांजेब ने उसे नहीं बुलाया था, बल्कि खुद बाथरूम के जाना बढ़ गया था। कस्बा ने भी उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए बिस्तर की जानब रुख किया, तकिया उठाकर सीधा रखा और कंफर्टर को खोला। अपना दुपट्टा उतारकर तकिए की एक तरफ रखते हुए दूसरा तकिया कौच पर रखा, जो कि जहांजेब के लिए था। वो जिस तरह रात को उसे हक कर सोता था, कस्बा को उसके बहके बहके जज्बात से डर लगता था। वो जहांजेब के वापस आने से पहले बिस्तर पर आ बैठी। जाने क्यों उसकी छठी हिस्स कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। उसने एक तनकीदी नजर पूरे कमरे पर डाली। हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों कस्बा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत है और वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर सर झटकती हुई उसने तकिए के साथ पीछे टेक लगाते हुए नींद नींद दराज होते हुए इतनी देर में जहां से बाथरूम से बाहर आया था। लूज ट्राउजर शर्ट में वो कस्बा को पहले वाला मिस्टर जहां लगा, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी उसने जहांजेब को कमीज शलवार में नहीं देखा था। और कस्बा उसको देते हुए फौरन रूह फेर कर लेट गए, जबकि दिल फिर से जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि दिल की हर धड़कन पर उसी का नाम था। वही उसके दिलों का मालिक था, तो वो कैसे खुद को उससे दूर रख पाती। लेकिन अन्ना अपनी जगह अब भी कायम थी। कस्बा, जहांजेब ने उसे धीरे से पुकारा, जबकि कस्बा रूह फेरे कंफर्टर मुंह तक लिपेटे लेट गए। जहांजेब ने पलट कर देखा तो जहांजेब का तकिया कोच पर पड़ा हुआ था, जिसका मतलब था कि कस्बा उसे बात ना करना चाहती और ना ही वो कस्बा के पास जा सकता है, बल्कि चुपचाप जाकर काउच पर सो जाए। जहांजेब ने गहरा सांस खारिज करते हुए दूर से काउच पर बैठते हुए कस्बा को मीठी मीठी निगाहों से देखा, तो नींद उसको भी कहाँ आनी थी। लेकिन उसने उठते हुए लाइट साफ कर दी और वापस काउच पर आया। लेकिन अभी उसे अपनी जगह पर आए हुए थोड़ी देर हुई थी कि अचानक से उसे खुजली शुरू हो गई। वो बेचैन हुई और जब बारिश बढ़ने लगी तो उठ बैठी। अपने हाथों, बाजू, गर्दन, चेहरे और हथा के टांगों पर भी उसे हारिश महसूस हो रही थी। हर जगह हारिश करते हुए पागल हो रही जा रही थी। कमर पर हारिश महसूस हुई तो अपनी जगह से उठते हुए जहांजेब की जाना बढ़ी। जहांजेब, ये देखे मुझे क्या हुआ है। कस्बा ने कमर पर बामुश्किल हाश करते बाबर बाजू पर हाश करते जहांजेब के पास जाते हुए ऊंची आवाज में बोले। जहांजेब, जो सोफे की पुश से साथ टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था, अचानक कस्बा की आवाज पर अपने पास से महसूस करते यकदम चौंका और आंखें खोले। क्यों, क्या हुआ? फिक्रमंदी से पूछा। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, देखिए मेरी जिस्म पर कितनी हारिश हो रही है, हर जगह पर मैं पागल हो रही हूँ, प्लीज देखिए यहाँ से। बेताशा हारिश की वजह से कस्बा को कुछ भी समझ न आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके चेहरे पर भी हारिश के नाखूनों से अपनी गर्दन को भी जख्मी करने लगी। जहां अब लाइट ऑन करता उसके पास आया, उसके हाल देखते हुए उसकी आंखें फैल गई। क्या कर रही हो कस्बा, क्यों अपने साथ ये सब कर रही हो? छोड़ो। जहांजेब ने उसके दोनों कलाइयों को थाम लिया, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। वो खुद को बहुत ही बेबस सा महसूस कर रहे थे। पीछे होते जबरदस्ती हाथों को छुड़वाती वो फिर से अपनी गर्दन पर हारिश करने लगे, लेकिन इस बार जान ने उसकी कलाइयां ना छोड़ी। प्लीज मिस्टर जान, छोड़े मेरा हाथ, बहुत ही गलत किया आपने, बहुत ही ज्यादा। कस्बा ने गुस्से से जहांजेब की जन्म देते हुए कहा। मैंने क्या किया? जहांजेब को सख्त हैरानगी हुई। क्या किया? जरूर आपने बिस्तर पर कुछ फेंका है, कोई खुजली पाउडर, जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है, इसलिए कि आपको यहाँ पर कोच पर ना सोना पड़े। वो कस्बा बिस्तर पर सोएगी, बर्दाश्त नहीं है ना आपसे? वो बहुत ही खुदगर्ज है। इस वक्त कस्बा समझ पूछ कर जवाब दे गई थी। वो कुछ क्या कह जा रही थी उसको अब समझ नहीं आ रही थी। अब हारिश वाली जगह पर जलन महसूस होने लगी थी। तकलीफ थी कि उसकी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है? कस्बा, मैंने कुछ भी नहीं किया, इल्जाम मत लगा। अच्छा ना, मेरे हाथ छोड़े अब। कस्बा ने जबरदस्ती अपनी कलाई छुड़वाई और फिर से अपनी गर्दन पर नाखूनों से हारिश करती वह मजीद जख्मी कर रहे थे। उसकी हालत देखते वक्त जहांजेब हकीकतन परेशान हुआ था। प्लीज जहांजेब, कुछ करें, वरना यह हारिश मेरी जान ले लेगी। आंखों में डेरू आंसू लिए वह मनमनाई थे। जहांजेब ने एक नजर उसको देखा और उसे कलाई से थामे हुए बाथरूम की जानब बढ़ा।
اسے اندر لے جاتے وہ اسے گھبراہٹ میں مطلع کر گیا تھا۔ مسٹر جہاں زیب کیا کر رہی ہیں؟ وہ بکھلائی اور جہاں زیب اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتا ہوا شاور آن کر گیا اور وہ بھیگتی چلی گئی۔ اس کی سفید گردن اس وقت انتہائی لال ہو چکی تھی، بازو اور ہاتھوں پر بھی اس نے تھوڑی دیر میں ہی نوچ نوچ کر اچھے ہاتھ سے زخم بنا لیے تھے۔ اس کو پانی کے نیچے آنکھیں میچے کھڑے دیکھ کر جہاں زیب خود بھی شاور کے نیچے آ گیا تھا۔ اس کے بہت ہی قریب کھڑا ہوا اس کا ساتھ دینے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے ٹھنڈ لگے، اس کے قریب جاتے اسے حق کرتا، خود بھی بھیگنے لگا تھا۔ قصبہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ جہاں زیب نے اب اس کا روح دیوار کی جانب پلٹا۔ وہ شاور سے اسے مکمل بھگو دیا۔ پانی بہت ہی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ قصبہ کو پہلے تو سکون ملا، لیکن اب اسے ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ پاس پڑی ہوئی شیمپو کی بوتل کو اس پر الٹا دیا تو وہ سچ بوکھلائی۔ کیا کر رہے ہیں مسٹر جہاں زیب؟ پلیز مت کریں، وہ آپ کب کپا رہی تھی۔ شش۔ اس کے بالوں میں شیمپر انڈیلتے ہوئے وہ ان میں دھیرے دھیرے بہت ہی نرمی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ قصبہ کو عجیب سی شرم نے آن گھیرا۔ پلیز آپ جائیں، میں کر لوں گی خود۔ اپنے بھیگے کپڑوں کی طرف دیتی وہ لجاتے ہوئے بولے، لیکن جہاں زیب نے انسنی کر دی۔ آپ یہ گرم شاور آن کر دیں ورنہ اس ٹھنڈے پانی سے میں نے مر جانا ہے۔ آپ کے بعد قصبہ غصے سے بولی، آواز میں کپ کپاہٹ جہاں زیب کو واضح محسوس ہوئی۔ نہیں، ٹھنڈے پانی سے شاور لو، تبھی آرام آئے گا۔ جہاں زیب سنجیدگی سے بولا اور ساتھ ہی قصبہ کا دوپٹہ اتارتے ہوئے ایک طرف رکھا۔ وہ بری طرح سے لرز رہے تھے، جبکہ جہاں زیب بنا اس کی کپ کپانے کا لحاظ کیے اسے بھگوئے جا رہا تھا۔ آپ بہت تیز ہیں، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ سینے پر بازو باندھے وہ شاور کے نیچے کھڑی لرزتے ہوئے بولی، کتنا جان گئی ہو مجھے، امیزنگ۔ جہاں زیب نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، مجھے مار کر آپ تیسری شادی کرنا چاہتی ہیں نا؟ قصبہ کا لہجہ رون کیا تھا، اس کے لیے مجھے تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر شاور آن کیا تو قصبہ نے سکون کا سانس بھرا، لیکن ایک دفعہ ضرور ہوگا اس روم میں دوسری آنے والی آ جائے گی، لیکن ایک فائدہ ضرور ہوگا اس روم میں دوسری والی آ جائے گی، تھوڑا رونق ملنا لگا رہے گا، کم سے کم مجھے اپنے بستر پر تو سلائے گی نا؟ جہاں زیب نے شرارت سے کہا، جبکہ لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اور مسٹر جہاں زیب، آپ اب اپنی حد سے باہر نکل رہے ہیں، خبردار جو اس طرح کا کچھ بھی سوچا تو میں نے آپ کا خون پی جانا ہے۔ بے احتیاطی اس کے قریب ہوتی اس کی گردن پر ہاتھ رکھ گئی تھی اور جہاں زیب نے اس کے قریب آنے کا فائدہ اٹھاتے اس کے کمرے میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا بھیگا سراپا اور بھیگے ہون جہاں زیب کو کب سے بہکارے تھے، اب قریب آئے تو وہ کیسے خود پر قابو رہتا۔ اسٹیل اپنی جگہ پر کھڑے وہ سانس روک گئی تھی اور جہاں زیب کی آنکھوں میں لکھے ہوئے مفہوم کو پڑھتی وہ پوری طرح سے گھبرائی تھی، بلکہ جبکہ جھک کر اٹھی اور دو پل میں جہاں زیب کا چین لوٹ گئے۔ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالے اس کے بھیگے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ جن پٹائی جہاں زیب کو دور کرنا چاہا، لیکن ایک انچ بھی نہ ہلا پائی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے دیوار کے ساتھ پن کیا اور قصبہ کو لگا اس کا سانس رک جائے گا۔ آج جہاں زیب بالکل بھی اس پر ترس نہیں کھا رہا تھا۔ قصبہ بے جان سے ہونے لگی تھی، اس کے ڈھیلے پڑتے وجود کو محسوس کرتے جہاں زیب تھوڑا سا پیچھے سرکا، لیکن ابھی بھی ماتھے کے ساتھ ماتھے جوڑے وہ گہرے سانس بھرتا ہوا اس کا من موہنا چہرہ نہار رہا تھا۔ مسٹر جہاں، ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ وہ پھر سے اس کے لبوں پہ دیوانہ وار جھکا اور پھر اس کے چہرے کا ہر نقش پر اپنی نرم گرم سانسوں سے اسے بے بس کرتا ہوا اس پر اپنا جنون نچھاور کرنے لگا۔ قصبہ اس کے جنون اور شدت جذبہ پر بے ست سی ہو گئی تھی۔ اس کا ہر لمس قصبہ کو بے خود کیے جا رہا تھا۔ اس کی دیوانی تھی وہ، آج اس کی ذرا سی قربت ملی تو وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ خود پر قابو پاتا وہ پیچھے ہٹا، قصبہ کی جانب ہاتھ بڑھاتا خود اسے گہری نظر سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی قصبہ نے ایک نظر بات روب کو دیکھا، انگلی کے پوروں سے اپنے لبوں کو چھوا تو ایک شرمیلی مسکان نے چہرے پر احاطہ کیا۔ آج دل نے گواہی بہت ہی زور سے دی تھی کہ نام مسٹر جہاں ہو یا جہاں زیب چودھری، وہ مکمل قصبہ جہاں زیب کا تھا، اس کی ملکیت۔ آج مسٹر ندیم اور مسز لبنہ بیگم مسٹر وجاہت کے بنگلے پر آئے تھے اور وہ جو سائی انہوں نے مسٹر وجاہت کو بتایا اس کے بعد وہ پریشان ہو گئے۔ مصطفیٰ کو لے کر وہ بہت احساس تھے۔ مصطفیٰ جیسے ہی گھر پہنچا اسے ندیم صاحب کے آنے کی خبر ملی۔ کہاں ہے وہ؟ ایرم کو لیپ ٹاپ پکڑاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ بابا کے روم میں، ایرم نے دھیرے سے کہا۔ وہ صبح میں سہ ہلاتا ہوا ان کے روم کی جانب بڑھا، جبکہ اسی وقت تسلیم بیگم وہاں پر پہنچی۔ وہ بھی سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا امی؟ آپ یوں اچانک کس وقت؟ سب خیر ہے نا؟ ایرم فکر مندی سے ان کی جانب بڑھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بڑھ گئے۔ آگے بڑھ کر زور سے ایرم کو اپنے سینے میں بیچا تو انہوں نے سکون سا دل میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ امی آپ ٹھیک ہے نا؟ اندر چلیں۔ ایرم انہیں اپنے روم میں لے کر گئی تھی۔ امی اب جہاں پر رکے میں بس ابھی آئی۔ ایرم میری بچی مجھ سے دور مت جا، وہ رو دی تھی اور ایرم ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ امی میں کہیں نہیں جا رہی، بس مصطفیٰ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ آئی ہیں اور وہ 2 منٹ میں واپس آتی ہوں۔ ایرم نے مسکرا کر ان کو تسلی کروائی اور باہر نکلی۔ تسلیم بیگم آنے والے وقت کے لیے بہت ہی پریشان تھی۔ ایک طرف مصطفیٰ تھا جو آج اپنی ذات کے متعلق بہت ہی بڑی سچائی جاننے والا تھا، تو وہیں پر
दूसरी तरफ ईरम थी, जिसके सामने आज उसकी माँ एक बहुत ही बड़े राज से पर्दा उठाने वाली थी, जो शायद इन दोनों ही की जिंदगी को बुरी तरह से बखेर रख देती। वो बाथरोब पहनने में बाहर निकली तो जहाजिब को कोच पर लेटा हुआ पाया। वो चेंज कर चुका था और अब कब्र से दूसरा कंफर्टर निकाल लाया था। कुछ क्षण सड़क के नीचे रखे वो आंखें बांध के वे लेटा कस्बा के हयालू मेहता के खटने की आवाज पर उठा और शर्मीली घबराए से कस्बा को सर से पांव तक पूरे इस्तेहाक से देखा। उसकी गर्दन पर लाल निशान थे, जिस पर जहां से फौरन होश में आया और दराज से एक क्रीम निकालकर उसके करीब आया। आओ लगा दो, मोहब्बत से कहा। नहीं, मैं लगा लूंगी, कस्बा ने घबरा कर कहा। आर यू श्योर? बमे चुकाते हुए पूछा तो कस्बा ने सोचते हुए सर इस बात में हिलाया तो जहांजेब ने करीम उसको थमा दी। वो खुद सोफे पर जा बैठा और कस्बा उसकी नजरों की तपस से पजल होती हुई ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गई। ड्रेसिंग रूम में आते ही ठंड का एहसास जागा। रूम का हीटर ऑन था, इसलिए उसे वहां पर ठंड ना लगी, लेकिन यहाँ उसे बहुत ही सर्दी लगी थी। जल्दी से अपने गर्दन, पासों और हाथों पर आइनमेंट लगाने के बाद उसने पेट के और टांगों के जम्मू पर भी लगाया। बाथरूम को थोड़ा सा नीचे करते आईने में अपनी कमर देखी, जहाँ एक दो जगह पर सूरज निशान थे। उफ, न जाने किसने किया है ये सब, छोड़ूंगी नहीं उसे। बाप मुश्किल हाथ पीछे ले जाते वो आइनमेंट लगाने की तो दो में थी कि उसी वक्त दरवाजा खुला और जहाजेब अंदर दाल हुआ। कस्बा का हाथ वहीं पर थमा रह गया। जहाजेब के कदम ही वहीं पर बेवस्त हो गए थे। आंखें कोई और मंजर देखने से इनकारी हो गई थी। कस्बा ने होश में आते हुए फौरन बाथरूम को वापस ऊपर किया और रूप फेर लिया। दिल 120 की स्पीड से धड़कने लगा था। सो ब्यूटीफुल, उसके करीब आते वो कानों में रस खोलने लगा था और कस्बा ने सख्ती से आंखें मीच ली। धड़कनों की आवाज कानों तक सुनाई दे रही थी और धीरे से उसके हाथ से आइमेंट लेता उसका बाथरूम भी धीरे से जैसे जैसे नीचे की तरफ सरकाता गया, वैसे वैसे कस्बा के दिल की धड़कन भी बढ़ती गई। सांसें ना हमवार हो रही थी। उसके सांसों का इर्तशास महसूस करते हुए जहां से एक बार फिर से सब कुछ बोलता हुआ उसमें को खोलने लगा था। उसकी कमर पर लाल जामू पर धीरे से अपनी उंगलियों से उसे आइमेंट लगाता वो उसके करीब हुआ था और धीरे से उसकी कमर पर लबों से छूता वो बिन पिए बहका था। मिस्टर जहां, वो तड़पी थे। जी जहान की जान। आज कितने दिनों बाद उसने से जहान कहा के पुकारा था। आप मुझे मानना चाहते हैं? आज मुझे मानना चाहते हैं? आज कन्फर्म हो गया। वो जो धीरे धीरे उसके लिए अपना बहता हुआ महसूस करता, उसकी इस अचानक यही बात पर जड़ से होश में आया। सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर दिया था उसने। मुस्तफा रूम में दाल हुआ और सामने मिस्टर नदीम बर्जमान थे। उन्हें मुस्तफा को अपने पास बुलाया था। आज कुछ बातें थी जो वो करना चाहते थे। वो सच जो इतने अरसे से छुपाया हुआ था, आज वो खुलना था। लुबना बेगम भी बहुत ही चुप चुप सी थी। प्लीज मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है, सब हैरियत है ना? मुस्तफा का दिल धड़का था। गैर मामूली खामोशी और संजीदगी। उसे कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हो रहा था और फिर जो सच्चाई उसे सुनने को मिली उसको सुनते वो गुस्से से आपे से बाहर होने लगा। आप आप ये क्या कह रही हैं? सच सच बताएं अंकल, प्लीज अंकल। एमके ने तड़पता पूछा। बेटा यही सच है, वो शख्स तुम्हारा बाप है, सगा बाप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एमके ने गोल्डन कलर का बाल उठाते दूर उछाला था। ईरम जो अभी रूम में आई थी और एमके के पास पहुंचने लगी थी, उसने इस कदर गुस्से से वास फेंका कि वो सहम कर पीछे हटी, लेकिन नजरें होश मुस्तफा पर थी, जो इंतहाई गुस्से में था। आप आप मुझे मानना चाहते हैं? आज कंफर्म हो गया। और वो जो धीरे धीरे उसके लिए अपना बहता हुआ महसूस करता, उसकी अचानक यही बात पर जड़ से होश में आया। सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर दिया था उसने। क्या मतलब? माथे पर बल डाले कस्मा ने थोड़ा दूर होते हुए जड़ से बाथरूम ऊपर किया। यहाँ इतनी ठंड है और आपको रोमांस सूझ रहा है? बारिश से ना सही, इस ठंडे पानी से ना सही, लेकिन इस ठंड से मैंने मर जाना है। इस ड्रेसिंग रूम में इस वक्त खड़ी मैं कांप रही हूँ और आपको जरा ख्याल नहीं है। वो अपनी शर्म को हटाती तेज तेज बोली, उसका गरेज समझता जहाँ जी जान से मुस्कुराया था। ओके, बाहर आ जाओ, वेट कर रहा हूँ। रोमांस रूम में ही कंटिन्यूस कर लेंगे और अपनी जान को ठंड से बचाने का फुल इंतजाम भी करता हूँ। जहाँ उसे एक आंख बंद करता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि कस्बा ने गहरा सांस छाड़ किया। यकीनन बिस्तर पर कुछ गिराया गया है। मिस्टर जहाँ ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो मुझे कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन तकलीफ कभी नहीं देंगे। फिर कब और कौन रूम में आया और ये सब बिल्ला नहीं किया होगा? कस्बा सोते कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी। हैड, मैं भी कस्बा अकमल शेर हूँ। मुझे हराना इतना भी आसान काम नहीं है, वो भी तब जब ये एहसास शिद्दत से हो कि मिस्टर जहाँ आज भी मेरे हैं। कस्बा मुस्कुराई थी। अगर जहाँ ये मुस्कुराहट देख लेता, खुद को दुनिया का खुश नसीब इंसान समझता। अचानक से कस्बा का चेहरा संजीदा हुआ। बेला राजपूत, तुमने कस्बा कस्बा अकमल शेर को, उसके बाद तो तुम तो गई मिस बेला। एक कदम तुमने चलाया, अब एक कदम मैं चलूंगी।
कस्बा मुस्कुराते हुए बाहर निकली तो जहां को कोच पर लेटे हुए पाया। अचानक से फिर से शर्म हया से चेहरा गुलनार होने लगा। बिस्तर को उसने बड़ी बड़ी नजरों से देखा तो जहां ने मुस्कुराते हुए कंफर्टर हटाकर उसे अपने पास आने का इशारा किया। कस्बा का दिल जोर से धड़का, लेकिन और कोई नहीं चाह रहा था। खामोशी से उसके आगे जगह पे जाकर बैठती थी। वो सोच में पड़ गई थी और जहां ने उसके कमरे में हाथ डालते उसे जड़ से लटा दिया। एक तो जहां की जान सोचती भी बहुत है। कस्बा के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था और कस्बा के पुष्प पर अपने सीएस लगाए वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाए हुए और कस्बा के पूछ अपने सीने से लगाए उसके गर्दन पर चेहरा छुपाए हुए आंखें मीच गया। कस्बा अब उसे अबे दिल की धड़कनों को संभालती या आंखें बंद करके सोती। पास पड़े रिमोट से ने जहां ने लाइट्स बंद की थी और कस्बा की गर्दन पर लब रखे थे। मिस्टर जहां, अब आप ज्यादा फैल रहे हैं। वो कसमसाई, चुप करके सो जाओ। उसकी गर्दन को लबों से छूते हुए मोहब्बत से महमूल लहजे में बोला, पक्के वंपायर हैं आप। कस्बा उसकी कृपा पर लजरी और फिर भी बोलने से बात न आई थी, अगरचा आवाज धीमी थी। लगता है सच में वंपायर बनना पड़ेगा। वो बताना पड़ेगा कि वंपायर खून कैसे पीते हैं। कहते साथ ही उसकी गर्दन को दांतों से काटा तो वो जोर से चीख मारती। जहांजेब की जान मुड़ी, आप बहुत ही बुरे हैं। आंखों में आंसू बह रहे थे। अभी भी वक्त है, शराफत से सो जाओ, वरना ये वंपायर इतने निशान बना देगा कि इन निशानों और मेरे बख्शे गए निशानों में फर्क ही ढूंढने रह पाओगे। वापस से मुड़ते हुए धमकी दी और फिर उसे हक करता आंखें मौत गया। इस बार कस्बा ने खामोशी रहना ही मुनासिब समझा था और जड़ से आंखें मोद ली। बेटा इरम, आप ठीक है ना? वजह साहब फौरन खड़े हुए थे। जी। इरम सहम गई थी। मुस्तफा बहुत ही गुस्से में था। वो नहीं जानती थी कि क्या बात हुई है इस बंद कमरे में, लेकिन मुस्तफा का गुस्सा देखकर वो समझ गई थी कि बात गैर मामूली थी। मुस्तफा ने बामुश्किल खुद पर काबू किया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वहां मौजूद हर शय को आग लगा दे, लेकिन आंखों से वो सबको एक नजर देखता इस कमरे से बाहर निकलता चला गया। अब क्या होगा? लुबना बेगम परेशानी से सर पकड़े बैठ गए। कुछ नहीं होता, पता तो है गुस्से का कितना तेज है, लेकिन संभल जाएगा। नदीम साहब ने पुरसोच अंदाज में कहा, मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद मुस्तफा इतनी जल्दी संभल पाएगा। लुबना बेगम दुख से बोली तो वजाज साहब ने इरम की तरफ देखा तो वो सारा इस्पात में हिलाते बाहर निकल गए। ये मिस्टर एम के कहाँ चले गए हैं? वो अपने रूम की तरफ बढ़ी, क्यों आई हो यहाँ? मुस्तफा मिसिस तस्लीम से गुस्से से बोली। इरम के माथे पर बल पड़े। ये आप अम्मी से किस तरह से बात कर रहे हैं? वो मुझसे मिलने, तुमसे मिलने? मुस्तफा उसके जाना मुड़ा और गुस्सा जब्त करते बोला। एक लम्हे को इरम सैम का 2 कदम पीछे हटी। उसका मतलब है तुम भी इस साजिश का हिस्सा बने। कौन सी साजिश? कैसी साजिश? क्या बोले जा रहे हैं? इरम को अब सही मेनू में तप चढ़ी थी। वाओ, अनजान बनने की एक्टिंग मत करो। मुस्तफा तला हंसी हंसा। आप अब हद से बढ़ रहे हैं मिस्टर एम के। इरम उसके दो बदो आई। बेटा एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे कह लेना। तस्लीम बेगम रोते हुए बोली। उनकी आंखें देखकर इरम उलझी थी। अम्मी आप कुछ बचा है सुनने को? कितनी ज्यादा हुई है मेरे साथ, मेरे वजूद के साथ, लेकिन एक बार भी आपने नहीं बताया। क्यों? क्यों? वो तड़पका तस्लीम बेगम को कानों से थाम कर बोला था। बेटा मैं नहीं जानती थी कुछ भी। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। वो जवाब देते फिर से रो देते। झूठ, आप झूठ बोल रही हैं। मुस्तफा ने यकीन ना किया। प्लीज मुझे कोई कुछ बताएगा, क्या हुआ? इरम उलझी थी और मुस्तफा ने रूह फेरा और तस्लीम बेगम ने रोते हुए शर्मिंदगी से सर झुका लिया। ये क्या बताएंगी? मैं बताती हूँ। अचानक से बिना की आमद पर वो सब चौंके। जो सीने पर बाजू बांधे वहां पर कब आन मौजूद हुई वो तीनों ही नहीं जान पाए थे। उसे देखते हुए तस्लीम बेगम के चेहरे पर हवाइयां उड़ी।